So question number 1 states define acceleration. So it means the rate of change of velocity is called acceleration. ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई लंबी चौड़ी नहीं करनी है. नेक्स्ट पे आइए कि इन एन एक्सपेरिमेंट टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर रिलीज फ्रॉम द साइड ऑफ द बिल्डिंग एज शोन. क्लियर? Again, object A is released from the rest at a height of 14 meter above the horizontal ground. भाई यहां से उसको ड्रॉप किया गया, रिलीज किया गया. Object B is released with an initial upward vertical velocity u at a height of 3.6 meter above the ground. जो ऑब्जेक्ट बी है उसको अपवर्ड छोड़ा गया, जाहिर है वो ऊपर जाके ऐसे वापस आएगा नीचे और यहाँ पर आके गिरेगा, इस तरह से कुछ होगा, या ऊपर जाके ऐसे आके वापस आके यहाँ से नीचे गिरेगा. क्लियर? Both objects take the same time to reach the ground and they do not collide with each other. Air resistance is negligible. Calculate the time taken for the object A to reach the ground. सबसे पहले वो कह रहा है, सुनिए, कि जितनी देर में ऑब्जेक्ट ए नीचे आया है उतनी देर में ऑब्जेक्ट बी ऊपर जाके ऐसे जाके वापस नीचे आया. दोनों का टाइम, ठीक है, दोनों का टाइम एयर के अंदर वो सेम है. अब वो सबसे पहले ये कह रहा है, मैं पहले बना देता हूँ ये ना, ताकि आसानी हो समझने के अंदर. क्लियर? इस तरह से कुछ मामला हुआ है, सिर्फ बना रहा हूं मैं समझाने के लिए. क्लियर? ऐसे. तो वो ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट ए, अच्छा ऑब्जेक्ट ए जो आया होगा, जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट ए कुछ इस तरह से आया होगा नीचे, और ये दोनों एक दूसरे से नहीं टकराए. ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे से नहीं टकराए, दोनों जो है वो जमीन की तरफ वापस आ रहे. दोनों का टाइम ऑफ कांटेक्ट बिल्कुल सेम है, टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है. तो कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर द ऑब्जेक्ट ए टू रीच द ग्राउंड. सबसे पहले अज्यूम ये करना है कि जहां से इसको फेंका गया, ड्रॉप किया गया, वहां पर मैंने आपको पहले भी बताया कि वहां पर एक आपने इमेजिनरी एक ग्राफ एज्यूम करना है. यू हैव टू एज्यूम अ ग्राफ. ठीक है, यहां से देखिए ये अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट आप पॉजिटिव लेंगे, राइट फॉर ये टाइम एक्सिस कंसीडर कर लेंगे, तो नीचे जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो नेगेटिव होगा, तो ये -14 होगा. ठीक है, सो ये जो वर्टिकली हाइट लेंगे आप -14 लेंगे. क्लियर? तो सबसे पहले आपको टाइम कंसीडर करना है. तो आपके पास क्या ये हाइट मौजूद है, बेसिकली जो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से, जहां से ऑब्जेक्ट ए को थ्रो किया गया, यानी उस पॉइंट से. तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको टाइम कैलकुलेट करना है. क्लियर? तो आपको जब टाइम कैलकुलेट करना है, तो टाइम कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है फॉर्मूला क्या लगाएंगे, h इज इक्वल टू, बेसिकली ये फॉर्मूला कुछ यूं है, s इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर. क्लियर? आप इसको यूं कन्वर्ट कर सकते हो, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और g की वैल्यू को आपने नेगेटिव लेना है, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं. तो g की वैल्यू नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव g लेंगे, इस वजह से यहाँ पे पॉजिटिव साइन की वजह से नेगेटिव साइन आ जाएगा. क्लियर? सो h की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 14 इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी 0 मल्टीप्लाई बाई टाइम माइनस का 1/2 इंटू 9.81 मल्टीप्लाई बाई टी स्क्वायर. ठीक है, टी स्क्वायर को हम रेड कलर से कर देते हैं. क्लियर? अब आप ये करें, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में इधर आ जाइए. सो ये माइनस का 14 इक्वल्स टू माइनस का 9.81 को डिवाइड बाय 2 करें तो ये 4.905 टी स्क्वायर आएगा. ठीक है, दोनों को दोनों तरफ से आप कैंसिल कर दीजिए नेगेटिव साइन को. जब आप नेगेटिव साइन को दोनों तरफ से कैंसिल करेंगे, 14 को वहां ले जाकर 4.905 से डिवाइड करेंगे और उसके बाद उसका स्क्वायर रूट लेंगे. तो स्क्वायर रूट लेने पर, स्क्वायर रूट लेने से पहले ये होगा 14 डिवाइडेड बाई 4.905, और उसके बाद जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट लेने के बाद जो वैल्यू आएगी इसकी, तो ये 1.689 बनती है. तो 1.689 जो कि टू सिग्निफिकेंट फिगर में 1.7 सेकंड बनती है. ठीक है, 2SF में. ठीक है, वो कह रहा है योर यूज योर आंसर इन B1 टू कैलकुलेट यू. ठीक है, अब ये जो आपके दो नंबर आपके मिले हैं, तो जाहिर सी बात है एक मार्क आपका जो है वो कंपनसेशन का और एक मार्क आपका एक्यूरेसी का आंसर का मार्क है. ठीक है, सो एक कंपनसेशन का, एक आपका एक्यूरेसी आंसर का मार्क है. तो यूज योर आंसर B1 टू कैलकुलेट यू. ठीक है, वो कह रहा है कि यू जो है आप कैलकुलेट करें. यू क्या है, वो इनिशियल वेलोसिटी है. किसकी इनिशियल वेलोसिटी है, ऑब्जेक्ट बी की इनिशियल वेलोसिटी आप कैलकुलेट करें. ठीक है, अब मैं जरा यहां से ये मिटा देता हूं क्योंकि अभी फिलहाल इसकी जरूरत मुझे नहीं है, ग्रीन वाली लाइन की. ठीक है, और यहां से ये भी मिटा देते हैं, अब इसकी भी जरूरत नहीं है हमें. क्लियर? अच्छा, अब क्या निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है. अब कभी भी इस तरह की सिचुएशन हो तो देखिए, यहां से भी एक ग्राफ अज्यूम कर लीजिए. ठीक है, यहां पर भी एक ग्राफ अज्यूम कर लीजिए, यहां पर भी एक ग्राफ अज्यूम कर लीजिए.
अब कभी इस तरह की सिचुएशन आए तो देखिए ग्राफ एज्यूम कर लीजिए यहाँ पे, यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, यहाँ पे एक्स एक्सिस और यहाँ पे ये वाई एक्सिस एज्यूम कर लीजिए। क्लियर? ठीक। और ये आपका टाइम एक्सिस हो गया। क्लियर? डाउनवर्ड आप जो भी हाइट होगी जाहिर है वो नीचे होगी, क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं कि इस पॉइंट पे ओरिजिन है ग्राफ का। सो इस पॉइंट पे अगर ग्राफ का ओरिजिन है, इसका मतलब ये है, ये इस पॉइंट पर ओरिजिन है ग्राफ का, ठीक है, इस पॉइंट पर ओरिजिन है ग्राफ का, इसका मतलब ये है कि इससे नीचे जितना डिस्प्लेसमेंट होगा वो नेगेटिव होगा। क्लियर? तो ये 3.6 को आप जब कैलकुलेट करेंगे तो ये नेगेटिव लेंगे। क्लियर? अच्छा, अब आइए, अब आपने क्या करना है, इनिशियल वेलोसिटी यानी यू कैलकुलेट करना है। तो इनिशियल वेलोसिटी यू कैलकुलेट करने के लिए अगेन आपके पास क्या है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। अब की बार टाइम आपको पता है, जो टाइम जो टाइम बी का होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, वही टाइम आपका ए का मौजूद है, दोनों टाइम सेम है, तो आप उसी टाइम को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे जो आपने पीछे मेजर किया है। ठीक है? सो अब एस की वैल्यू जाहिर है उसकी जगह एच आ जाएगा, यू टी ये आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका भी इनिशियल। अच्छा, अब एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इस चूंकि इस केस के अंदर, ठीक है, ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो किया गया है, तो अपवर्ड जब भी थ्रो किया जाता है हम कभी भी उसकी इनिशियल वेलोसिटी को 0 कंसीडर नहीं करते, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 कंसीडर नहीं होगी। ठीक है, इज दैट क्लियर? याद रखिएगा ये बात। ठीक है, सो इस केस के अंदर अपवर्ड वेलोसिटी विल नॉट बी 0, वो 0 नहीं होगी, जाहिर है वो हमने मेजर करनी है। सो यू मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है हमारा 1.7। उसके बाद अगेन एक्सीलरेशन की जगह हम नेगेटिव जी लेंगे, ठीक है, प्लस 1/2 इंटू नेगेटिव 9.81 मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर। टाइम कितना है 1.7 का स्क्वायर। क्लियर? यहाँ से अब एक बात और आपको जहन नशीन करनी है कि क्योंकि हमने इधर एक ग्राफ को एज्यूम किया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो उससे नीचे की सारी वैल्यू नेगेटिव है, तो ये 3.6 जो है ये भी एच की वैल्यू आपकी नेगेटिव में ही जाएगी। क्लियर? सो यहाँ पर 3.6 की वैल्यू भी आप नेगेटिव में ही पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आप नेगेटिव में ही पुट करेंगे, दैट वुड बिकम नेगेटिव 3.6। क्लियर? अब जरा इसको रीअरेंज करते हैं, जब रीअरेंज करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये माइनस का 3.6 इक्वल टू 1.7, 1.7 के साथ आपका क्या आ जाएगा, u आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, माइनस का 9.8 डिवाइड बाई 2 करें 4.905, उसके साथ एक अदर टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर कितना है भाई, वो 1.7 का स्क्वायर है। ठीक है, क्लियर? अब सबको रीअरेंज कर लीजिए, सबको सॉल्व कर लीजिए और आखिर में u की वैल्यू निकाल लीजिए। सो भाई यहाँ पे इसको ले आए 4.905 मल्टीप्लाई बाय 1.7 का स्क्वायर, यानी इक्वल टू के इसको इधर ले आइए, और माइनस का 3.6 कर लीजिए, उसके बाद डिवाइड कर लीजिए इसको, पूरे फैक्टर को आप डिवाइड करें किससे, 1.7 से, तो आपके पास आ जाएगी u की वैल्यू। क्लियर है? आइए करिए, बताइए क्या आंसर आ रहा है। ये आता है 6.22 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, ये आ रहा है मेरे पास, जो आ रही है वैल्यू वो 6.2 आ रही है। ठीक है, तो मैं 6.22 सिग्निफिकेंट फिगर में इसकी वैल्यू को ले लेता हूँ। क्लियर है? आ रही बात सबको समझ में? कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज मुझे बता दो। ठीक है, कंपनसेटरी 1 मार्क हो जाएगा, 1 मार्क इसका एक्यूरेसी का या आंसर का हो जाएगा। क्लियर? आगे मूव करते हैं, आगे मूव करें। In a second experiment, object B is released from the same height and given the same initial speed as in B, but at a release angle theta to the vertical as shown। अब की बार इसने कुछ रिलीज एंगल थीटा कर दिया, यानी पहले इसने अपवर्ड थ्रो किया था, अब इसने एंगल थीटा कर दिया यहाँ से। अब क्वेश्चन देखिए, स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर द टाइम टेकन फॉर द ऑब्जेक्ट बी टू रीच द ग्राउंड इज लेस देन कॉमा द सेम एज और ग्रेटर देन द टाइम इन B1। ठीक है, वो कह रहा है कि अब आप बताइए, अब वो कह रहा है कि आप बताइए कि बी के अंदर जब ये बॉल जमीन पर आएगी तो इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, यानी कि जमीन पे आने का जितना टाइम है, वो टाइम पिछले, यानी जो पिछला जो पार्ट था हमारा बी पार्ट था, उससे ज्यादा होगा, उससे कम होगा, या उतना ही जितना होगा। अब देखिए इसको समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले तो ये देखिएगा कि अगर इस केस को देखें तो इस केस में वर्टिकल वेलोसिटी हमारे पास नहीं पता हमें कितनी थी। ठीक है, हमने u निकाला, u की वैल्यू कितनी थी 6.2। ठीक है, अच्छा अब सुने, ये वैल्यू यानी जो अपवर्ड वेलोसिटी है, अच्छा मान लीजिए चूंकि ये अपवर्ड वेलोसिटी हमारी कितनी थी 6.2 मीटर पर सेकंड थी, यानी जिससे ऊपर फेंका वो 6.2 मीटर पर सेकंड थी। ये वाली बात आपको अच्छी तरीके से पता है। अच्छा, अब अगले पॉइंट पर आते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं। ये तो 6.2 थी, ठीक है,
अब अगला पॉइंट ये कि जैसे ही आपने, ठीक है, इसको टिल्ड किया, टिल्ड करने से पहले इसको, इसकी जो वेलोसिटी थी अपवर्ड, इसको ऊपर ले जाने वाली वेलोसिटी थी वो 6.2 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है। जैसे ही आपने इसको टिल्ड किया, टिल्ड करने के साथ ही साथ होगा ये कि इसकी वेलोसिटी के अपवर्ड के दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? ठीक है, एक उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक उसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा, क्लियर। अब इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ये इसको आगे पुश करेगा, यानी जो यू एक्स की वैल्यू होगी ये इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को शो करेगा, आगे ले जाने वाली वेलोसिटी होगी, ऊपर ले जाने वाली वेलोसिटी नहीं होगी। लेकिन ये जो इसका यू वाई होगा, ठीक है, यू वाई, ठीक है, ये यू वाई इसको अपवर्ड ले जाने वाली वेलोसिटी होगी। अब सर सुनिएगा, अब भी जो लॉन्चिंग वेलोसिटी है, मतलब लॉन्चिंग स्पीड है, अभी भी वो उतनी ही है, वो चेंज नहीं हुआ, अभी भी वो 6.2 मीटर पर सेकेंड है। कितनी है? 6.2 मीटर पर सेकेंड। अब की बात थीटा की वजह से इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। सो चूंकि पहले ये वर्टिकली ऊपर ले जाने वाली जो वेलोसिटी थी वो 6.2 थी, मीटर पर सेकेंड थी। अब जैसे ही आपने ये एंगल निकाला तो एंगल से ये वाली तो 6.2 ही है, लेकिन अब इसका जो कंपोनेंट होगा ना, ये जो इसका कंपोनेंट होगा वर्टिकल वाला, ऊपर ले जाने वाला कंपोनेंट, वो अब 6.2 नहीं रहेगा, वो 6.2 से छोटा हो जाएगा। क्योंकि अगर आप देखें इसको एक ट्राइंगल कंसीडर कर लें, इसको यू एक्स कंसीडर कर लें, ये यू वाई है, ठीक है, ये वाला यू वाई है और ये यू है। अगर ये अब 6.2 है तो जाहिर सी बात है यू वाई की वैल्यू हाइपोटेनस से, तो यानी कि जो एडजेसेंट की वैल्यू है वो हाइपोटेनस से छोटी होगी, यू वाई की वैल्यू इस 6.2 से लाजमी छोटी होगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पिछले केस में जो ऊपर ले जाने वाली वेलोसिटी थी, फिर सुनिएगा, पिछले केस में जो ऊपर ले जाने वाली वेलोसिटी थी उसका मैग्नीट्यूड 6.2 था। अब जो ऊपर ले जाने वाला पार्ट है उसका, उसकी जो वैल्यू है, उसका जो मैग्नीट्यूड है, वो मैग्नीट्यूड यानी यू वाई की जो भी वैल्यू होगी वो लेस देन 6.2 मीटर पर सेकेंड होगी, ठीक है। यही वजह है यही वजह है कि अब यही वजह है कि इसका ऊपर ले जाने वाला जो टाइम है, क्योंकि ऊपर ले जाने वाली जो वेलोसिटी है, जाहिर है यू वाई वाला पार्ट है वो कम हो गया, उस कम होने की वजह से इसका ऊपर जाना ज्यादा पॉसिबल नहीं है। जब ये ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा तो ये जल्दी से नीचे आ जाएगा। आ रही बात समझ में? तो जो इस केस में जो टाइम है वो टाइम कम है एज कंपेयर टू पिछला वाला केस, जो पिछले वाले केस में टाइम ज्यादा था, उसके कंपैरिजन में ये वाला टाइम इसका कम है। क्लियर है? आ रही बात समझ में? क्यों कम है? मैंने फिर बताया कि ये वर्टिकल कंपोनेंट जो ऊपर ले जाने वाली वेलोसिटी है, जो ऊपर जाने वाली है अपवर्ड, वो कम है। कम होने की वजह से ये अब ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, ज्यादा देर तक हवा में नहीं रहेगा, कम देर तक रहेगा, तो इसलिए इसका टाइम भी कम होगा। क्लियर है? तो अब आपने इस बात को यहाँ पर नोट करना है, ठीक है। ठीक है, अब वो लिखेंगे कैसे? ठीक है, वो कह रहा है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन। स्टेट क्या है कि बताओ कि whether the time taken for the object B to reach the ground is less than, the same as, or greater than in time B. So it is less than. It is less than. Less than क्या? Less than the time in B. ठीक है, तो वो तो हमारा कंपेयर हो गया। क्यों? कि भाई ये है, उसकी वजह क्या है? अब क्या रीजन क्या है? ठीक है, बिकॉज अब क्या रीजन क्या हो सकता है? ठीक है, इट रीचेस नाउ एट लोअर हाइट ड्यू टू, ठीक है, लोअर लोअर अपवर्ड स्पीड, ठीक है, क्यू वाई, और इन ब्रैकेट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ यू। ठीक है, ये भी लिख सकते हो आप। क्लियर? जाहिर सी बात है क्योंकि अब वर्टिकल कंपोनेंट कम है तो ये नई हाइट जो है इसकी वो भी कम है, तो टाइम भी जाहिर है इसको कम ही लगेगा। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? क्लियर? सिंपल सी बात है ये। ठीक है,
तो इस तरह से कंपैरिजन करके आप उसको निकाल सकते हो। नेक्स्ट है बाय कंसीडरिंग द एनर्जी स्टेट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ चेंज इन रिलीज एंगल ऑन द स्पीड एट विच बी रीचेस द ग्राउंड। क्या वो कह रहा है कि कंसीडर एनर्जी को कंसीडर करते हुए ये बताएगा स्टेट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ चेंज इन रिलीज एंगल ऑन द स्पीड एट विच बी रीचेस द ग्राउंड। स्पीड की बात कर रहा है। स्पीड का क्या मतलब है जरा समझिएगा। जब आपने इसको थ्रो किया, जरा इस चीज को समझें, सबको मैं हटा रहा हूं। जब आपने इसको थ्रो किया, थ्रो करने से यकीनन इधर जाके कहीं ना कहीं गिरेगा ये नीचे, ऐसे ही है ना। अभी सिर्फ समझाने के लिए ऐसे बता रहा हूँ आपको, क्लियर। तो ये यहाँ जाके कहीं ना कहीं गिरना है इसको नीचे, ठीक। ये ग्राउंड है, इधर जाके गिरेगा। अच्छा भाई, जब नीचे जाके गिरेगा तो क्या होगा, इसकी अगेन यहाँ पर भी इसके दो कंपोनेंट होंगे वेलोसिटी के गिरते हुए, ठीक है। तो जो इनिशियल कंपोनेंट होगा वही इसका फाइनल कंपोनेंट होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ अगर ये यू एक्स है तो ये फाइनल इसका जो है ये यहाँ पर वी एक्स होगा। तो ये यू एक्स और ये इसका वी एक्स विल रिमेन सेम, ठीक है। इससे हमारा लेना देना नहीं है। अच्छा, अब इसका इनिशियल जो वेलोसिटी है उसका वर्टिकल कंपोनेंट पे भी बात कर लेते हैं। ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट है, ये इसका कौन सा कंपोनेंट है, ठीक है। ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है। ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट है यू एक्स। और यहाँ पर जब ये टकराएगा तो इसका जाहिर सी बात है एक वर्टिकल कंपोनेंट इधर भी होगा, ठीक है। आ रही बात समझ में। अब जरा समझना इस चीज को, ये वी वाई होगा, ये नेगेटिव में होगा, जाहिर सी बात है ग्राफ के अकॉर्डिंगली भी, और डायरेक्शन भी इसकी जो है वो अपोजिट है। अच्छा, अब आइए दूसरी तरफ जो, अच्छा इसको ठीक कर लेते हैं, ये यू वाई है, दिस इज यू वाई। अब जरा समझना, वो स्पीड की बात कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भाई मेरे, ठीक है। इनिशियल काइनेटिक, दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, जिसकी हम बात कर रहे हैं। अच्छा, इसके भी कंपैरिजन कर रहे हैं, और वो जो पहले हमने फेंका था ना पिछले केस में उसका भी कंपैरिजन कर रहे हैं। कौन सा, वो जो पिछले केस में हमारा वो जो बॉल यहां से जाके इसी हाइट से, ठीक है, ऐसे गई, ठीक है, या ऑब्जेक्ट गया और घूम के दोबारा नीचे आ गया, क्लियर। अब इन दोनों केसेस का, यानी पिछले केस का और इस केस का कंपैरिजन करते हैं। भाई पिछले केस में हमने जो स्पीड ली थी वो अपवर्ड थी यू, वो थी 6.2 मीटर पर सेकेंड। हॉरिजॉन्टल तो कंपोनेंट था ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ये मैंने दोनों केसेस बना दिए। अब देखो इस केस के अंदर जब मैं इस पॉइंट पर, यानी जहां से इसको फेंका गया, इस पॉइंट के अंदर नहीं, जहां से इसको फेंका है हमने, यानी जहां से जैसे फेंका है, इसकी अपवर्ड वेलोसिटी 6.2। अगर मैं इसकी टोटल एनर्जी निकालूं, ठीक है, समझाने के लिए कह रहा हूं, इसकी अगर मैं टोटल एनर्जी निकालूं तो उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी है। अच्छा, चूंकि दोनों की हाइट सेम है, दोनों केसेस में हाइट सेम है, तो दोनों की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो सेम होगी हाइट की वजह से। सो इस केस के अंदर भी टोटल एनर्जी में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी में हाफ एम और वी स्क्वायर आएगा। इधर भी अगर मैं देखूं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक में हाफ एम और वी स्क्वायर आएगा। जरा समझना वी है क्या। इस केस के अंदर जो वी है, यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूं, इस पॉइंट के ऊपर टोटल एनर्जी निकालनी है मुझे, और इसकी भी इस पॉइंट पर टोटल एनर्जी निकालनी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कॉन्सेप्ट समझना। तो इस पॉइंट पे टोटल एनर्जी निकालूंगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट, ठीक है। अब इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की जहां तक बात आ रही है, इस पॉइंट पर भी और इस पॉइंट पर भी दोनों की सेम है। तो डिपेंड करेगी टोटल एनर्जी सारी की सारी काइनेटिक पे। अब काइनेटिक पे भी आओ तो हाफ एम अपनी जगह पर, बात हो रही है वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी कौन सी रखोगे, तो वो इनिशियल है यहाँ पर 6.2 है, तो मैं यहाँ पे 6.2 का स्क्वायर रखूंगा। सुनो, अच्छा अब इस केस में क्या करेंगे, इस केस में जब आपने यही काम करना है कि टोटल एनर्जी निकालनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो इस केस में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दोनों के लिए सेम है, जीपीई की वैल्यू सेम है, हाइट सेम होने की वजह से वो सेम है दोनों के लिए। मसला क्या है, मसला आता है काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। अब जरा समझो काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करूं, सो हाफ एम के साथ वेलोसिटी क्या रखेंगे यहाँ पे, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो भाई वेलोसिटी आप ना यू एक्स रखोगे ना यू वाई रखोगे, आप रिजल्टेंट रखोगे यहाँ पे जो कि 6.2 है। इस रिजल्टेंट रखने की वजह से जब आप 6.2 यहाँ पे रखोगे, 6.2 रखोगे, इसको स्क्वायर रखोगे, तो भाई जो टोटल एनर्जी इस केस में होगी इनिशियल, वही टोटल एनर्जी इस केस में होगी इनिशियल। दोनों की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सेम है। यही वजह है कि जब
इस वाली बॉल को ऊपर ले जाओगे और जब ये वापस जमीन पे टकराएगी तो इसकी जो ये फाइनल वी होगी वेलोसिटी, ये वेलोसिटी वही वेलोसिटी होगी, मतलब ये इसका मैग्नीट्यूड वही मैग्नीट्यूड होगा। कौन सा मैग्नीट्यूड होगा कि जब यहाँ ये प्रोजेक्टाइल जमीन पे टकराएगा, इस वक्त इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक वी एक्स और एक वी वाई। तो इस वक्त जो इसका रिजल्टेंट होगा वी, ये वाला मैग्नीट्यूड, और इस वाले केस में ये मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, दोनों मैग्नीट्यूड सेम रहेंगे, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हाँ ये चेंज हो सकता है, वी वाई चेंज हो सकता है, लेकिन जो वी है रिजल्टेंट ये और यहाँ वाला वी, ये दोनों सेम रहेंगे। आ रही बात समझ में? ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो आओ जरा इसको हम बता देते हैं। सो क्या है द टोटल, क्या लिखेंगे हम? द टोटल इनिशियल एनर्जी, द टोटल इनिशियल एनर्जी इज द सेम, इज द सेम एज इन, किस पार्ट का एग्जाम्पल दे रहा था वो? पार्ट बी वन की एग्जाम्पल दी ना उसने, बी वन का रेफरेंस दिया इन पार्ट बी। ठीक है, पार्ट बी की एग्जाम्पल दे दो, आप चाहो तो उसको पार्ट बी का ब्रैकेट में लिख दो। ठीक है, सेम एज इन प्रीवियस पार्ट भी कर सकते हो आप, एज इन प्रीवियस पार्ट ये भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, ये आपने बता दिया। अगला क्या बताएंगे? एज द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज सेम फॉर बोथ द केसेस, सो द स्पीड, स्पीड के बारे में क्या है? स्पीड, ठीक है भाई। सो एक नंबर आपको मिलेगा, एक नंबर आपको मिलेगा टोटल एनर्जी के बारे में बात करने पे, और एक मार्क आपको मिलेगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सेम है तो इसलिए स्पीड भी सेम है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया ये चीज। ठीक है, ये देख लीजिएगा आप, हाइट सेम होने की वजह से। क्लियर? अच्छा जी, यहां तक हो गया। यहां से आगे चलते हैं। नेक्स्ट है स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट की वो बात कर रहा है। सो ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट पे आप लोग क्या लिखेंगे? देखिए, ये देखें, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। सो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के बारे में आपको पता है, क्या लिखते हैं? सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है, फॉर द इक्विलिब्रियम, फॉर फॉर द इक्विलिब्रियम। ठीक है, सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ एंटी, क्या है यहाँ पे? सो द बीम इज यूनिफॉर्म, बोल भी दिया उसने आगे। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात हो गई। मैं फिर कह दूंगा कि हॉरिजॉन्टल के लिए जब भी कभी वो हॉरिजॉन्टल का वर्ड यूज करे तो एक घंटी होती है जो कि वो बज रही होती है, अलार्मिंग सिचुएशन होती है, वो बज रही होती है, वो ये बता रही होती है कि नहीं भाई ये यूनिफॉर्म हो सकता है। ठीक है, और मजे की बात उसने आगे बता भी दिया। ठीक है, so three objects A, B, and C are placed on a horizontal beam. The beam is in equilibrium as shown in figure 2.1. The beam is uniform, has a length of 6 मीटर। यूनिफॉर्म का मतलब उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो सेंटर में एक्ट करेगा, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ एक्ट करेगा, उसका वेट, बीम का अपना वेट यहाँ होगा। चूंकि बीम का अपना वेट पिवट से पास कर रहा है तो बीम का वेट जो है वो टर्निंग इफेक्ट में टेक पार्ट नहीं करेगा, वो घुमाने में नहीं मदद देगा, क्योंकि वो उसको बीम का अपना वेट यहाँ से पास कर रहा है तो वो किसी काम का नहीं है, वो टर्निंग इफेक्ट में काम सरंजाम नहीं देगा। ठीक है, द पिवट इज एट द मिड पॉइंट ऑफ द बीम। ऑब्जेक्ट ए हैज अ मास ऑफ 60 kg and is at one end of the beam. Object B has a mass 45 kg and is at the distance x from the pivot. ठीक है, अच्छा, ऑब्जेक्ट ए जो है उसका मास 60 kg बोला हुआ है, तो हम यहाँ पर सिर्फ समझाने के लिए बना देते हैं। तो यहाँ पर अगर इसका वेट निकालना हो, वेट ऑफ ए निकालना हो, तो वेट ऑफ ए कैसे निकालेंगे? मैं साइड में ही निकाल देता हूँ ताकि आप लोग कर लें। तो ये mg होगा, W इज इक्वल टू mg होता है, तो जाहिर सी बात है mg है, तो उसके लिए 60 मल्टीप्लाई बाई 9.81। ठीक है, जो भी वैल्यू है। सिमिलरली अगर मैं सी वाले की बात करूं तो सी जो है वो, सॉरी, बी वाला 45 है, सो उसको भी यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, बी वाला 45 है, सो यहाँ पर ये डब्ल्यू बी जो है वो हो जाएगा एम जी, और एम में ये 45 मल्टीप्लाई बाई 9.81 हो जाएगा। उसके बाद सी की बात कर लेते हैं, तो भाई सी कितना है? सी 80 है। ठीक है,
सी 80 है तो सी को 80 रख लेते हैं, ऑलमोस्ट इसको मैंने एरो में डबल कर दिया है, सिर्फ शो करा है, ठीक है, ताकि आप लोग को समझ में आए, ठीक है। सो ये सी है, डब्ल्यू सी इज इक्वल टू अगेन एम जी। सो ये कितना हो जाएगा 80 मल्टीप्लाई बाई 9.81। क्लियर, तीनों के मासेस को वेट में कन्वर्ट करके एरो के साथ मैंने यहाँ पर लिख दिया। वो कह रहा है कैलकुलेट एक्स, तो आपकी बात बिल्कुल वैसे ही इसको लेके चलेंगे आप। तो यहां से अगर मैं इसको पिवट कंसीडर करूं, इफ आई कंसीडर द पिवट दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट से ये जो है वेट, चूंकि यहाँ डाउनवर्ड लग रहा है तो ये क्लॉकवाइज मूव कराएगा, बाकी ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज मूव कराएंगे। तो अब आप सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट आप कर लें यहाँ पर, ठीक है। तो सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट। सो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में कौन कौन आएगा, उसमें दो मूवमेंट जनरेट करे होंगे, ए और बी। पहले ए को देख लीजिए। तो सबसे पहले होगा, ठीक है, डब्ल्यू ए मल्टीप्लाई बाई ये डिस्टेंस कितना है 6, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 हो जाएगा, ठीक है। ये 6 है तो इसका हाफ ये 3 हो जाएगा, क्योंकि हमेशा पिवट से डिस्टेंस लिया जाता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दिस विल बी द मोमेंट आर्म, ये मोमेंट आर्म हो जाएगा 90 डिग्री बना रहा है। सो डब्ल्यू ए मल्टीप्लाई बाई 3.0 प्लस डब्ल्यू बी को देख लीजिए। सो डब्ल्यू बी क्या है, डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई बाई ये डिस्टेंस कितना है, एक्स है, ठीक है। सो ये डिस्टेंस आपका एक्स है, इज इक्वल टू क्लॉकवाइज। चलिए अब क्लॉकवाइज में कौन कौन आ रहा है, क्लॉकवाइज में सिर्फ ये सी आ रहा है। सो ये डब्ल्यू सी मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस अगेन सेंटर से 3.0, ठीक है। सो बेहतर है कि इस प्रोडक्ट को उठाकर आप एज इट इज वहां पे ले जाएं। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो डब्ल्यू सी की वैल्यू कितनी आएगी, 80 मल्टीप्लाई बाई 9.81, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 3.0 माइनस डब्ल्यू ए को उधर ले जाएं। सो डब्ल्यू ए 60 मल्टीप्लाई बाई 9.81, ठीक है, और 9.81 यानी कि इसको हमने खोला है ना, इस वाले को डब्ल्यू ए को, तो 60 इंटू 9.81 मल्टीप्लाई बाई 3.0। क्लियर। और लेफ्ट साइड में आपके पास क्या है, डब्ल्यू बी है। डब्ल्यू बी कितना है 45। सो यहाँ पे 45 मल्टीप्लाई बाई 9.81 मल्टीप्लाई बाई एक्स, ठीक है। ये सबका सब सिनेरियो इधर आ गया। अब देखिए, अब आप देखिए दोनों तरफ, दोनों तरफ, ठीक है। अब आप देखिए दोनों तरफ से आप 9.81 यानी जी को कॉमन लेके आप कैंसिल भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सो अब आपके पास लेफ्ट साइड पे 45 इंटू एक्स इक्वल टू 80, यानी 80 इंटू 3, बल्कि मेरे ख्याल में 3 भी कॉमन ही ले लेते हैं, वो भी लेके कैंसिल ही कर देते हैं। तो ये 15 हो जाएगा लेफ्ट साइड पे। खैर कर लेते हैं इसको, इतना तो कर ही लेते हैं। सो 80 माइनस कितना हो जाएगा, 80 माइनस ये हो जाएगा 60, और होल मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा 3.0, और 45 को वहां ले जाके डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 80 माइनस 60 कितना हुआ 20, 20 इंटू 3.0 डिवाइडेड बाई 45, ठीक है। सो आप कर लें 20 इंटू 360 अपॉन 45, तो ये एक्स की वैल्यू 1.33 मीटर्स रिकरिंग। तो इसको आप 1.3 पे यानी 2 SF पे इसको आप राउंड ऑफ कर दीजिएगा। क्लियर, ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट चलते हैं। द बीम इज 0.80 मीटर अबव हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, ठीक है। वो बीम 0.08 मीटर हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है। कब हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से 0.8 मीटर है, कब, जब आपने उसके नीचे एक स्प्रिंग प्लेस कर दिया। यहाँ पे कह रहा है ऑब्जेक्ट ए इज रिमूव एंड रिप्लेस बाय a spring connected to the ground and beam as shown in figure 2.2. After the change, the beam is aligned. The beam is again horizontal and in equilibrium. Beam फिर से horizontal हो गया, फिर से equilibrium हो गया। तालियां होनी चाहिए ऐसे बीम के लिए। The positions of B and C are unchanged. The spring has an unstretched length. Spring की जो unstretched length है यानी L नॉट है वो 0.59 है एंड ओबेस हुक्स लॉ। कह रहा है कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट को कैलकुलेट करिए। सबसे पहले तो मुझे बताओ स्प्रिंग में कितनी फोर्स होगी। भाई इस स्प्रिंग में उतनी ही फोर्स होगी जितनी पहले है। कितनी, जितना के वेट था, ठीक है। जिसमें ये डाउनवर्ड वेट था वो था 16 इंटू 9.81, अभी भी इतनी ही फोर्स इसके अंदर होगी यानी 60 इंटू 9.81, ठीक है। सो अभी भी इस स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स होगी इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स, वो इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स होगी 60 इंटू 9.81, ठीक है। देख लेते हैं 60 इंटू 9.81 कितना होता है। सी 588.6, तो ये इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स 588.6 न्यूटन है। मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो सबसे पहले आप इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो ये 60 इंटू 9.81 यानी
88.6 न्यूटन होगा। क्लियर, राउंड ऑफ इसको एंड में कर लेंगे हम। अच्छा, इसके अलावा एक्सटेंशन कितनी है? अगर आप एक्सटेंशन को देखें तो एक्सटेंशन है फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। तो फाइनल लेंथ ये 0.8 है जो खिंच गई है, एक्सटेंड हुई है। उसकी वजह ये कि जैसी स्प्रिंग हटाया था तो ये वेट ज्यादा, मतलब ये वाला मोमेंट ज्यादा हो गया क्लॉकवाइज वाला, एंटी क्लॉकवाइज कम, तो ये थोड़ा सा ऐसे टेढ़ी हुई होगी लाजमी, ये टिल्ट हुई होगी, बैंड हुई होगी। तो उसको बैलेंस करने के लिए जब स्प्रिंग यहाँ पे लगाया गया, स्प्रिंग से बांधा गया, ठीक है, तो स्प्रिंग थोड़ा सा खिंचा है ऊपर, यानी 0.59 उसकी इनिशियल लेंथ थी, वहां से वो 0.8 पे चला गया। तो इसकी चेंज इन लेंथ कितनी है? 0.80 माइनस 0.59, सो 0.80 माइनस 0.59 ये आता है 0.21 मीटर, यानी 21 सेंटीमीटर तकरीबन। सो अगर आपने स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है तो इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एक्स यानी एक्सटेंशन, सो वो कितनी हो जाएगी? 588.6 डिवाइडेड बाय 0.21। सो आप इसको कैलकुलेट करिए। सो ये आएगा 2802.85 न्यूटन पर मीटर। इसको राउंड ऑफ करेंगे टू सिग्निफिकेंट फिगर में 2800 न्यूटन पर मीटर। ये है 2SF में। क्लियर है? आ रही बात समझ में? नेक्स्ट चलते हैं, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर। सो हाफ अपनी जगह पे, k की वैल्यू का 2800 मल्टीप्लाई बाय एक्सटेंशन कितना है? 0.21 का स्क्वायर। तो you got 61.74 जूल। राउंड ऑफ करेंगे टू सिग्निफिकेंट फिगर में 62 जूल्स आ जाएगा। 2SF में इसको राउंड ऑफ करना है। क्लियर? क्यों 2SF में करना है? ठीक है, अच्छा, इसकी वजह ये सुनो, इसकी वजह ये कि ये 0.592 सिग्निफिकेंट फिगर में जितनी वैल्यूज दी हुई है क्वेश्चन के अंदर वो सारी ऑलमोस्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर में ही गिवन है। आ रही बात समझ में? इस वजह से। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, डिफाइन पावर। तो पावर बेसिकली क्या है? ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। अच्छा, नेक्स्ट है, एन इलेक्ट्रिक कार इज पावर्ड बाय द मोटर। ठीक है, द कार इज ट्रेवलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकंड। कांस्टेंट स्पीड का मतलब उसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है, ये याद रखो पहले ही। ठीक है, देयर इज अ टोटल रेजिस्टिव फोर्स। अब उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही, लेकिन उस पर रेजिस्टिव फोर्स सामने से अटैक कर रही है। तो जाहिर सी बात है, जब कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल करती है तो जितनी सामने से रेजिस्टिव फोर्स होती है उतनी ही गाड़ी का थ्रस्ट होता है, थ्रस्ट ऑफ द इंजन उतना ही होता है। दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल एंड अपोजिट होती हैं। ठीक है, थ्रस्ट ऑफ द इंजन भी उतना ही होगा, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। ये है, इसको F के साथ TH लगा दें छोटा सा। ठीक है, थ्रस्ट ऑफ द इंजन भी 1750 ही आएगा, वो भी इतना ही होगा, 1750 न्यूटन। ठीक है, कैलकुलेट द पावर ट्रांसमिटेड टू द व्हील ऑफ द कार बाय द मोटर। ठीक है, यानी वो बात कर रहा है थ्रस्ट ऑफ द इंजन की, यानी इंजन पावर कितना दे रहा है। क्योंकि इस वक्त काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही, तो जितना भी इंजन पावर प्रोड्यूस कर रहा है वो सारा का सारा रेजिस्टिव फोर्स को ओवरकम करने में खर्च हो रहा है। क्योंकि अगर आप फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला होता है वर्क डन का, ठीक है, वो F इंटू एफ। ठीक है, अब ये जो FS है इसमें फोर्स जो है ये, अगर मैं ये वर्क डन बात करूं गाड़ी के इंजन का वर्क डन, तो यहाँ पर जो ये फोर्स इस्तेमाल हो रही है वो फोर्स थ्रस्ट इस्तेमाल होगा, यानी इंजन की जो ड्राइविंग फोर्स है वो इस्तेमाल होगी। क्लियर है? अब मैंने पहले भी पिछले लेक्चर्स के अंदर भी ये बताया हुआ है कि जो थ्रस्ट ऑफ द इंजन है ये वो होता है जो फॉरवर्ड जा रहा है। ठीक है, फॉरवर्ड लेके जा रहा है, तो जाहिर सी बात है इस फॉरवर्ड केस के अंदर जो थ्रस्ट ऑफ द इंजन है, ठीक है, यही यही आपकी बैकवर्ड फोर्स है, रेजिस्टिव फोर्स है। ठीक है, तो जब बैकवर्ड रेजिस्टिव फोर्स है तो यहाँ पर आप देखिएगा मुझे क्या निकालनी है? पावर कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो पावर कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे दोनों तरफ टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, जब दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर दूंगा तो ये तो मेरे पास क्या आ जाएगा? पावर। सो यहाँ पे ये एवरेज पावर दे देगा, और यहाँ पर क्या होगा? ये जो टाइम है इसको जब मैं इस डिस्टेंस के साथ रखूंगा, सो भाई ये मुझे क्या देगा? ये मुझे एवरेज वेलोसिटी देगा, एवरेज वेलोसिटी देगा। ठीक है, सो ये एवरेज वेलोसिटी क्या है? तो यहाँ पर आते हैं, ये थ्रस्ट ऑफ द इंजन है मल्टीप्लाई बाई एवरेज वेलोसिटी v। सो थ्रस्ट ऑफ द इंजन वही है जो रेजिस्टिव फोर्स है मल्टीप्लाई बाई एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या है? 35 मीटर पर सेकेंड है। क्लियर? तो दोनों को मल्टीप्लाई करवाइए, चलें करा लेते हैं फटाफट।
सो 1750 मल्टीप्लाई बाई 35 ये बनता है 61250 वॉट। क्लियर? 6.250 वॉट। और जाहिर है टू सिग्निफिकेंट फिगर में करना है तो इसको हम कर सकते हैं 6 1 के बाद सबको तीनों को 0 0 कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। 6.1 इंटू 10⁴ ज्यादा बेहतर वही है, 6.1 इंटू 10⁴ वॉट। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट चलते हैं। कैलकुलेट द यूजफुल वर्क डन बाय द मोटर व्हेन द कार ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 17 किलोमीटर। यूजफुल वर्क डन का मतलब ये हुआ कि वर्क डन इज इक्वल टू एफ, ठीक है, यानी थ्रस्ट ऑफ द इंजन मल्टीप्लाई बाई भाई, ठीक है। अच्छा, थ्रस्ट के लिए यूजफुल वर्क डन मांग रहा था, थ्रस्ट हमने उतना ही रखना है 1750। अब की बार जो हमने अच्छा मैं यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा रहा हूँ, इट्स नॉट अ क्रॉस, जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है उसकी बात नहीं कर रहा। तो डी जो है वो डिस्टेंस 17,000 हो जाएगा, ठीक है। सो अब की बार आपने डिस्टेंस रखना है 17,000, ठीक है। तो ये वैल्यू अब आपकी कितनी आ रही है? ये वैल्यू अब आपकी आएगी 2.975 इंटू 10⁻⁴ 4 5 6 7 8 जूल। इसको राउंड ऑफ करेंगे टू सिग्निफिकेंट फिगर में 3.0 इंटू 10⁻⁸ जूल। क्लियर है? मेरे ख्याल में 7 जूल बनेगा, एक पावर कम बनेगी, 7 बनेगा, 7। सही कर लें इसको, ठीक है। एक पावर कम बनेगी, पावर 7 होगी। क्लियर है? आ रही बात समझ में? नहीं आ रही है? ठीक है। इट्स 3.7 इंटू 3.0 इंटू 10⁻⁷ जूल, ठीक है। राउंड ऑफ करने के बाद ये यही बनेगी। क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द मोटर हैज अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ 600 वोल्ट, ठीक है। ये इनपुट है क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली है। सो उसमें जो इनपुट जाएगा उसको मोटर की जो इनपुट पावर होगी उसका फॉर्मूला होगा वी आई, ठीक है। आउटपुट पावर में तो जाहिर है वो चल रही है, वो ड्राइव कर रही है। सो इनपुट पावर उसके वी आई के बराबर होगी, याद रखिएगा। और इसमें भी मैं अगर इसको एक तरफ साइड करके लिख लूं तो इसमें भी अगर मैं आपको बताऊं तो ये पावर इनमें यानी इनपुट में 600 मल्टीप्लाई बाई ये करंट हो जाएगा, ये इनपुट पावर है। आउटपुट पावर कौन सी है भाई? ये जो आपने पावर निकाली है ना यहाँ पे, ये आउटपुट पावर है 6.1 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। दिस इज द आउटपुट पावर। क्लियर है? अब आउटपुट पावर भी मैं साइड में लिख ही देता हूँ, ठीक है। सो आउटपुट पावर है, ये पाउट नहीं है, ये आउटपुट पावर है 6.1 इंटू 10⁻⁴ वॉट। क्लियर? अब जाहिर सी बात है एफिशिएंसी उसने ऑलरेडी गिवन है, दी हुई है। सो एफिशिएंसी इज इक्वल, अच्छा एफिशिएंसी के लिए है यूजफुल पावर आउटपुट, यानी जो आपका इस्तेमाल होने वाली पावर है उसकी बात हो रही है, डिवाइडेड बाई, ठीक है, टोटल पावर इनपुट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100 भी होता है। अब ऑलरेडी इन्होंने 85% गिवन है, उसको जाके डिवाइड कर दीजिए वहां से। सो ये 85% गिवन है, यहाँ पर गिवन है, तो इसको परसेंट हटा दीजिए और डिवाइडेड बाई यहाँ पर इस 100 को वहां ले जाके डिवाइड कर दीजिए। सो ये 100, ठीक है, डिवाइडेड बाई आपका ये 100 डिवाइड हो जाएगा। यूजफुल पावर कितनी है आपकी? वो है 6.1 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई, डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है। डिवाइड करने के बाद टोटल पावर कितनी है इनपुट, ठीक है। टोटल पावर है वो है 600 मल्टीप्लाई बाई करंट। अब इसको सॉल्व करिए और यहाँ से सॉल्व करने के बाद आई की वैल्यू निकालिए 119.6 एम्पेयर। क्लियर? तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा 120 एम्पेयर में, ठीक है, 2SF के अंदर। क्लियर? अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। वो कह रहा है द कार नाउ रीचेज द स्लोप एज शोन इन फिगर 3.2। 3.2 में ये बता रहा है कि गाड़ी अब स्लोप पे जा रही है। द कार कंटिन्यूज डाउन द स्लोप एट द सेम स्पीड इन बी। स्टेट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट इफ एनी ऑफ द स्लोप। वो कह रहा है कि स्लोप का क्या इफेक्ट होगा एयर रेजिस्टेंस पे। तो भाई एयर रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा? अगर गाड़ी इसी स्पीड से नीचे जाती रहेगी तो एयर रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसकी वजह है आपको पता है कि ड्रैग या एयर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। एज the speed of the car, as the speed of car is constant, so there is no change in air resistance.
नेक्स्ट है कि द करंट इन द मोटर, करंट इन द मोटर का क्या होगा? देखें, अब वो डाउन द स्लोप जा रहा है, जब वो डाउन द स्लोप जा रहा है सो उस वक्त आपको पता होना चाहिए कि डाउन द स्लोप जाते हुए, क्योंकि अब उसको नीचे 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 ले जाने वाला जो पार्ट है वो W साइन थीटा है, वो उसको नीचे लेके जा रहा है, तो गाड़ी को जो एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी पड़ रही थी अब वो नहीं लगानी पड़ेगी। तो वो ना लगाने की वजह से जो इनपुट होगा वो कम हो जाएगा, इनपुट पावर कम हो जाएगी, और इनपुट पावर जब कम होगी तो हमें पता है कि इनपुट पावर के अंदर V एंड I है, तो वोल्टेज तो चेंज नहीं होगा भाई, EMF जो है बैटरी का, ठीक है, वो तो चेंज नहीं होगा। जो I है बेसिकली, जो I की बात है करंट, वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, ताकि वो पावर को, इनपुट पावर को रिड्यूस कर दे गाड़ी जब स्लोप से नीचे जा रही होगी, क्योंकि वो एक्स्ट्रा जो पार्ट है वो परफॉर्म कर रहा होगा W साइन थीटा। क्लियर हो गई बात? सो इनपुट पावर विल बी रिड्यूस, ठीक है। जब आप लिखेंगे द मोटर ऑफ द कार इज नाउ प्रोड्यूसिंग लेस, क्या, लेस पावर, ठीक है। रीजन बता दें चाहे तो बताना, ठीक है, बिकॉज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, या कंपोनेंट ऑफ द वेट भी कह सकते हैं, ज्यादा अच्छा है कि आप कंपोनेंट ऑफ द वेट ही कहें, ठीक है। पैरेलल कंपोनेंट भी कह सकते हैं आप, और डिटेल में जाना चाहें, लेकिन वो फिर वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। सो द करंट, या सो द लेस करंट कहते हैं, इस तरह से कह लें, द लेस करंट कह रहे हैं, इस तरह से आप बताएंगे। नेक्स्ट है स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल बताना है। तो देखिए सुपरपोजिशन के अंदर दो वेव्स, ठीक है, जो कि वैसे तो सेम टाइप की वेव्स ही होनी जरूरी है, सेम टाइप की नहीं होगी तो फिर वो सुपरपोजिशन भी नहीं करेंगी, ठीक है, सेम टाइप की वेव होना जरूरी है, एटलीस्ट सेम टाइप की वेव होना जरूरी है। साउंड और इलेक्ट्रिक वेव कैसे सुपरपोज करेंगी आपस में, ठीक है, साउंड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहा हूँ, तो इसी तरह वेव का एटलीस्ट सुपरपोज होना जरूरी है। तो लिखें कि व्हेन तो आप क्या लिखेंगे, ठीक है, वेव्स के लिए सुपरपोज करने के लिए क्या लिखेंगे कि व्हेन टू और मोर, दो या दो से ज्यादा वेव, ठीक है, मीट, मीट भी वर्ड यूज कर सकते हैं, ओवरलैप भी यूज कर सकते हैं, इंटरसेक्ट भी यूज कर सकते हैं, जो बेहतर समझ में आई, लेकिन सबसे बेहतर इसका मीट है या ओवरलैप है, ठीक है। मोस्टली हम मार्क स्कीम के अंदर यही जो वाले जो है वो देख रहे होते हैं। सो व्हेन टू और मोर वेव्स मीट एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे दो या दो से ज्यादा वेव्स मीट करें, द रिजल्टेंट, अच्छा बार जगह पे डिस्प्लेसमेंट का वर्ड है, बार जगह पे डिस्टर्बेंस का वर्ड है, आपकी मर्जी है। सो द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, the resultant displacement is the of sum of individual displacements of each wave। क्लियर है, आ रही बात समझ में? यानी कि दो वेव्स की जितनी डिस्प्लेसमेंट होगी उनका जो सम होगा, ठीक है, वो सम आपका रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट दे रहा होगा। नेक्स्ट है लाइट ऑफ द वेवलेंथ, 7.2 इंटू 10 नेगेटिव नेगेटिव 7 मीटर, यानी 720 नैनोमीटर की एक वेवलेंथ है। एनीवे तो 720 नैनोमीटर की ये वेवलेंथ है, और वो कह रहा है कि दैट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ डबल स्लिट एज शोन, और ये स्लिट सेपरेशन आपको दी हुई है, स्लिट सेपरेशन यानी ए की वैल्यू आपको दी हुई है। अच्छा, अगर हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं ए एक्स अपॉन डी, तो यहाँ पे ये ए लेते हैं, और अगर डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा यूज करते हैं तो यहाँ पे इसको डी लिया जाता है स्लिट सेपरेशन को।
A screen is at the distance d from the double slit. The double slit and the screen are parallel. The separation of the slits in the double slit arrangement is 0.16 millimeter. The resulting interference pattern on the screen contains 9 dark fringes. 9 dark fringe है, वो ये रही, ये गिवन है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि 9 डार्क फ्रिंज है, तो भाई एक फ्रिंज से दूसरी फ्रिंज की सेपरेशन कितनी होगी, चाहे आप ब्राइट से ब्राइट कलर कर लो या आप चाहे डार्क से डार्क कलर कर लो, सेपरेशन विल रिमेन सेम। सो आप देखिए इन्होंने डार्क से डार्क की दी हुई है, तो ये इसको फर्स्ट सेपरेशन एक्स हो जाएगी, ये दूसरी एक्स हो जाएगी, ये थर्ड एक्स होगा, ये फोर्थ एक्स होगा, देन फिफ्थ, 6, 7 एंड देन ये 8। सो ये जो 3.2 है ये पूरा डिस्टेंस 8 टाइम्स सेपरेशन के इक्वल होगा, ये फ्रिंज सेपरेशन की बात है। सो 3.2 का आप 8 से डिवाइड कर दें तो x की वैल्यू आ जाएगी एंड x की वैल्यू होगी 0.4 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये 0.4 सेंटीमीटर की फ्रिंज सेपरेशन होगी, याद रखिएगा ये चीज, ठीक है, नोट कर लो। क्लियर, the distance between the center of first and 9 fringe is 3.2 सेंटीमीटर। कैलकुलेट d कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू ax अपॉन d। सो उसके लिए सबसे पहले x निकालना है। सो हमें पता है कि 8x इज इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर। सो x इज इक्वल टू 3.2 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल्स टू 0.4 सेंटीमीटर। क्लियर, सो अब आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, जरा ये फॉर्मूला ठीक से लिख देते हैं। सो ये लैम्डा इज इक्वल टू ax अपॉन d। सो a कितना है 0.16 और ये मिलीमीटर में है, ठीक है। सो ये मिलीमीटर में है, 0.16 मिलीमीटर से d कैलकुलेट करना है हमने, तो फॉर्मूला हमारे पास ये। सबसे पहले काम करते हैं, इसको रीअरेंज करते हैं। तो रीअरेंज जब करोगे, सो रीअरेंज करने के लिए रीअरेंज करोगे, सो यहाँ पे रीअरेंज करते हुए d को एक तरफ कर दो, ax अपॉन लैम्डा कर दो। सो a की वैल्यू कितनी है 0.16 मिलीमीटर में थी, तो इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय x कितना है 0.4 इंटू 10⁻², डिवाइड करो। डिवाइड में क्या मौजूद है, डिवाइड में आपके पास लैम्डा है जो कि 7.2 इंटू 10⁻⁻7 है। जी जनाब, d की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। तो सॉल्व करने पे, व्हेन यू सॉल्व इट, तो सॉल्व करने पे ये आंसर आएगा 0.88 रिकरिंग। सो आप इसको 0.89 कर लें, ठीक है, 2SF में। क्लियर, अब आगे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा है दैट स्लिट सेपरेशन इज नाउ ग्रेजुअली डिक्रीजेस, दैट इज डिक्रीज्ड फ्रॉम 0.16 टू 0.04। तो स्लिट सेपरेशन बेसिकली है क्या, यानी a की वैल्यू को डिक्रीज किया यहां से यहां। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द एडिशन डार्क फ्रिंजेस इज x। जाहिर सी बात है x भी चेंज होगा। यानी देखा जाए तो हुआ क्या, ये कर क्या रहे हैं, ये ग्राफ प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्केच बना रहे हैं, बनवाना चाह रहे हैं हमसे x वर्सेस स्लिट सेपरेशन यानी a का, ठीक है। अच्छा, अब ये जो x वर्सेस a का ग्राफ बनवाना चाह रहे हैं वो कैसे, इसको समझिएगा। फॉर्मूला है ax अपॉन d। मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, a इक्वल्स टू लैम्डा d अपॉन x, ऐसे कर देता हूं। क्लियर, अब जरा समझना, a अपनी जगह, ठीक है, लैम्डा d, ये लैम्डा क्या है, लैम्डा वेवलेंथ है, वेवलेंथ चेंज नहीं की इस एक्सपेरिमेंट में। d क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, स्लिट और स्क्रीन, ये d भी चेंज नहीं किया इन्होंने, ठीक है। सो चूंकि इन दोनों को इन्होंने चेंज नहीं किया, तो इन दोनों को हम कांस्टेंट ले लेते हैं, कांस्टेंट, और कांस्टेंट को हम k कंसीडर कर लेते हैं, और यहाँ पर, ठीक है, कांस्टेंट को हम k कंसीडर कर लेते हैं। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं k। क्लियर, यहाँ पे लिख रहा हूँ k कांस्टेंट, और नीचे जो है डिनोमिनेटर में ये x है। क्लियर, अब आप जरा चाहो तो x को उधर मल्टीप्लाई करा दो, सो ये हो जाएगा ax। अच्छा, ये मैं एक तरफ बना रहा हूं चूंकि इससे शेप समझने में आपको आसानी होगी, ठीक है, इससे आपको शेप समझने में आसानी होगी। तो ये जो इक्वेशन बन रही है ये बिल्कुल सिमिलर इक्वेशन है, y इज इक्वल टू k अपॉन x है। आप चाहो तो देख लो, ठीक है। तो इस शेप को आप लोग देख लो किस तरह से ये डिक्रीजिंग ग्रेडियंट वाला शेप है, इस वाले को नहीं ले सकते हम लोग। क्लियर, उसकी वजह है कि ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज यानी x और a की वैल्यू यानी फ्रिंज सेपरेशन और स्लिट सेपरेशन दोनों नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हम ये वाला पार्ट नहीं ले सकते, थर्ड क्वाड्रेंट वाला, तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट ही लेना पड़ेगा, ठीक है। सो आप चलें इसको आगे। तो ये y इज इक्वल टू k अपॉन x, ये वाला
जो है वो केस है। सो ग्राफ तो आपको यूं बनेगा, इस शेप में बनेगा। कहाँ से स्टार्ट होगा कहाँ खत्म होगा उस पर बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो उसने देखें तो उसने 0.16 की बात करा, तो 0.16 पे तो पहले भी वैल्यू थी हमारी। यानी अगर मैं ग्राफ को देखूं तो यहाँ पे हमारी इनिशियली 0.16 मिलीमीटर था, और 0.16 के साथ साथ हमारे पास जो फ्रिंज सेपरेशन थी उसकी वैल्यू थी 0.4। ठीक है, तो जीरो इसके साथ साथ, यानी ये तो एक्स की वैल्यू है, इसके साथ जो ए की वैल्यू थी वो 0.16 थी। सो ए की 0.16, एक्स की 3.2। ठीक है, सॉरी, एक्स की वैल्यू, रुक जाइए, ये है एक्स की वैल्यू, ये हमारी एक्स की वैल्यू थी। उसके साथ जो ए की वैल्यू थी, वो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, वो थी 0.16 मिलीमीटर। तो 0.16 और 0.4 दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो 0.16 ये देख लीजिए। ठीक है, ये रही 0.16, ये रहा 0.16, और उसके साथ 0.4, तो उसके साथ 0.4, तो 0.4 और 16, एक तो पॉइंट ये आ गया आपका। ठीक है, एक तो पॉइंट ये आ गया। यानी आपके पास जब ए की वैल्यू कितनी थी, ए की वैल्यू 0.16 थी। अभी मिलीमीटर सेंटीमीटर को छोड़ दीजिए, उसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एक्स एक्सिस पे मिलीमीटर, वाई एक्सिस पे इन्होंने सेंटीमीटर पे दिया हुआ, तो टेंशन लेने की आपको कोई कतन जरूरत नहीं है। क्लियर? अच्छा, अब ये 0.16 का था जिस वक्त, उस वक्त जो x की वैल्यू थी मेरे पास वो कितनी थी, वो थी 0.4। ठीक है, यानी देखा जाए अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाऊं, सो देखा जाए, समझने के लिए देखा जाए, तो a और x का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है। याद रखिएगा, a और x का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा, मैं इससे बाकी पॉइंट्स भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, वो कैसे निकाल सकता हूँ वो भी आपको समझाता हूँ। बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं, आप खुद भी समझ जाएंगे। ठीक है, जरा समझिए। ठीक है, अब इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो a की वैल्यू 0.16 और x की वैल्यू कितनी है, 0.4। ठीक है, मैं थोड़ा गैप दे देता हूं ताकि आगे भी और चीजें समझाने में आसानी हो। क्लियर है? अब समझिए। क्लियर है? तो 0.16 इंटू 0.4। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, 0.16 इंटू 0.4। अब मामला क्या है कि एक पॉइंट तो आपका चलो ये वाला आ गया, दूसरा पॉइंट कौन सा होगा, जीरो भाई, दूसरा पॉइंट आपका फर्स्ट वाला हो सकता है। ठीक है, यानी कि जहां इन्होंने रिड्यूस किया है वो वाला पॉइंट भी आप देख लीजिए। रिड्यूस क्या किया है, कहाँ पे किया है, 0.04 तक का है, तो 0.04 ये रहा। यानी स्लिट सेपरेशन को डिक्रीज करते करते इस पॉइंट तक चलेगा, यहाँ इस सीट तक चलेगा। अब अगर मैं इसको डिक्रीज करते करते 0.4 से इसको डिक्रीज करते, यानी 0.16 था यहाँ पे 0.16 था, इसको डिक्रीज करते करते 0 पॉइंट, ठीक है, कहां से कहां ले आऊं, 0.04 पे ले आऊं। अभी कब होगा, कब मुमकिन है कि जब मैं इस 0.16 को डिवाइडेड बाई 4 करूं, तो मेरे पास 0.04 आएगा। करके देख लें, 0.16 डिवाइड बाई 4 करें तो ये 0.04 आता है। ठीक है, तो जब इसको मैंने डिवाइड बाई 4 कर दिया, या ये इसको मैंने 1/4 कर दिया, डिवाइड बाई 4 कर दिया, तो जाहिर है ये 4 गुना बढ़ जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट सेम है। ठीक है, ऐसे कर लें आप। और अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो इसका एक और तरीका ये है भाई कि आप सम ऑफ, यानी आप इस तरह से कर लें, ये इक्वेशन बना लें आप, a1x1 इक्वल्स टू a2x2, ऐसे करके भी आप कर सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट दोनों के सेम है। सो मैं जो टेक्निक आजमा रहा हूँ वैसे आजमा रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि 0.16 से 0.04 जा रहा है, तो अगर मैं इसको डिवाइडेड बाई 4 करूंगा तो 0.04 आएगा, तो जाहिर है बैलेंस करने के लिए इसको मल्टीप्लाई बाई 4 करना पड़ेगा। सो मैं इसको मल्टीप्लाई बाई 4 करूंगा, ये डिवाइड बाई 4 हुआ, ये मल्टीप्लाई बाई 4 होगा। सो 4 करने पे ये हो जाएगा 1.6 हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो 0.4 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 1.6। तो इस वैल्यू पर जो हमारे पास आ रही है एक्स की वैल्यू, वो आ रही है 1.6, यानी ये रही। ठीक है, इसका मतलब है कि ये दो कोऑर्डिनेट्स तो हमें मिल गए। अब बीच में क्या होगा ये हमें नहीं पता, तो उसके लिए हम खेल लेते हैं थोड़ा सा। ये दूसरे कोऑर्डिनेट्स के लिए चलते हैं, एक कोऑर्डिनेट तो हमारा हो गया, लेट्स टॉक अबाउट द अदर कोऑर्डिनेट। अब हमारे पास ये कोऑर्डिनेट आ गए थे, ये वाले। ठीक है, इन्हीं को स्टैंडर्ड बना के यहीं से चलते हैं। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स तो हमारे पास आ गए, एक कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए, ये वाले। ठीक है, ये कांस्टेंट है। अब आप जरा सुनिए, अगर एक कोऑर्डिनेट ये 0.04 है और इस पे ये 1.6 है, तो आप इसका डबल कर दीजिए, अगला 0.08 पर आ जाइए।
तो अगर मैं इसको डबल करूंगा, ठीक है, तो ये 0.08 तो हो जाएगा, लेकिन ये बराबर वाला हाफ हो जाएगा, तो ये 1.6 वाला जो ये डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.8। तो इसका मतलब है कि 0.08 पे अगला कोऑर्डिनेट मेरा इधर आएगा, 0.8 की सीध में ये बनेंगे दो कोऑर्डिनेट्स। क्लियर है? सो अगला पॉइंट मेरा ये वाला हो गया। अब इसी के थर्ड टाइम पे आ जाइए, ठीक है, 0.12 पे आ जाइए, ठीक है, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट सेम है। अब इसी को मल्टीप्लाई बाई 3 कर दीजिए, बल्कि पहला वाला ना इसको डिवाइडेड बाई 3 कर दीजिए, तो 0 पॉइंट नहीं सॉरी, अब इसी को मल्टीप्लाई बाई 3 कर दीजिए, इस वाले को डिवाइड बाई 3 कर दीजिए। सो ये 0.04 है, ये मल्टीप्लाई बाई 3 करोगे तो ये हो जाएगा 0.12 मल्टीप्लाई बाई 1.6 को अब आपने डिवाइड बाई 3 करना है, तो ये हो जाएगा 0.533, इस तरह से वैल्यू आएगी, 0.53 कर लीजिए इसको, ठीक है। तो 0.12 पे 0.53, अब 0.5 कहाँ पड़ेगा ये देखिए, ये 0.4 है, ये 0.8 है, ये 0.6 है, ठीक है, ये 0.6 है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट बीच में 0.6 है, तो ये 0.4 0.44 0.48 0.52 और 0.56, तो बीच में 53 कहीं पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे मैं कहीं पे इसका निशान लगा रहा हूँ, तो तीसरा पॉइंट मेरा यहाँ पे बनेगा, ठीक है। सो अब ये सारे पॉइंट्स मेरे पास आ गए, तो इस पे अब मैं आराम से इसको कर्व बना सकता हूँ, ठीक है। बेस्ट फिट कर्व बनाना भाई, वैसे उसने स्केच बनाने के लिए कहा, ठीक है, तो स्केच में यही वाली बात है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं, ये समझ में आ गया सबको, ठीक है। इसी तरह से ये डिक्रीजिंग ग्रेडियंट होगा, ठीक है, और जो है वो नेगेटिव ग्रेडियंट होगा जो कि डिक्रीजिंग हो रहा होगा। नेक्स्ट पे चलते, इसकी मार्क्स की डिवीजन भी बता दूं मैं। एक तो ये कर्व है नेगेटिव ग्रेडियंट का, दूसरा ये कि ये ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात ये है, मैं फिर कह दूं कि एक ये कोऑर्डिनेट और एक ये वाला कोऑर्डिनेट से लाजमी आप पास करवाएं, ठीक है, और अगला कोऑर्डिनेट जाहिर है कि ये वाला है, तो कोऑर्डिनेट सारे के सारे आपके सही होने चाहिए, ठीक है, तो उस पर आपका, आपकी जाहिर सी बात है आपको नंबर मिलेगा एक। आगे चलते हैं, आगे क्या है, यूज द डेफिनेशन ऑफ द स्पीड p, फ्रीक्वेंसी f एंड वेवलेंथ लैम्डा टू ड्राइव द इक्वेशन। तो वो कह रहा है कि अब ड्राइव करना है आपने डेफिनेशन का इस्तेमाल करते हुए। सो आप देख लें, सबसे पहले ये एक वेव है, ठीक है, आप चाहे सिंगल वेव से भी कर सकते हैं, आप चाहे दो से भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है। अब आप देखें, अब आप इस पे बात बता दें कि वेवलेंथ क्या है। वेवलेंथ, दो बातें ना, एक तो ये है कि ये दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट या ट्रफ के बीच का डिस्टेंस वेवलेंथ है, ठीक है, और पीरियड भी आपका जो है वो जाहिर सी बात है वो दो साइकिल का ही होता है। आप एक उससे भी कर सकते हैं, दो से भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ये डिस्टेंस आपका वेवलेंथ है, क्लियर। और जाहिर सी बात है इन दोनों के दरमियान जो टाइम है, यानी एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है, दैट इज पीरियड, उसे पीरियड कहते हैं, ठीक है, वी कॉल इट पीरियड, ये पीरियड है, ठीक है, दो साइकिल को कंप्लीट करने में। अच्छा, एक चीज और, वो यहां से यहां तक नहीं होगा, ठीक है। अरे यार, ठीक है, सो एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है दैट इज पीरियड। सो अब आप सबसे पहले वेवलेंथ के बारे में बताते हैं, ठीक है, आप पीरियड के बारे में बताते हैं, दोनों चीजों के बारे में बताते हैं। वेवलेंथ क्या है, इज द, वेवलेंथ के बारे में क्या कहेंगे आप, क्या लिखेंगे, वेवलेंथ द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रफ। और पीरियड के बारे में भी आप लिखते हैं, ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट
अ साइकिल इज कॉल्ड पीरियड। क्लियर? इसको हम वेवलेंथ से रिप्रेजेंट ऐसे लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गई बात? सब आप यूज करेंगे, आपकी मर्जी, अब एक साइकिल ले लिए, दो साइकिल ले लीजिए, इट्स अप टू यू। सो v इक्वल्स टू, अब आप स्टार्ट कहाँ से करते हैं, डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। सो अब आप दो साइकिल ले रहे हैं, सो आप दो साइकिल ले रहे हैं तो दो साइकिल के लिए आपका ये 2 लैम्डा हो जाएगा। कैसे कि अगर मैं दो साइकिल ले रहा हूँ किसी वेव की तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक दो वेवलेंथ्स हो जाएंगी। ठीक है, तीन साइकिल ले रहा हूँ तो तीन वेवलेंथ्स हो जाएंगी। क्लियर? सिमिलरली v विल रिमेन सेम, v सेम रहेगा, लेकिन टाइम भी जाहिर है उस हिसाब से मल्टीप्लाई होगा, यानी पीरियड भी ट्वाइस होता चला जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक t, यहाँ से लेकर यहाँ तक t, यानी कि दो जो है वो साइकिल के जो टाइम है वो ट्वाइस हो जाएंगे। आपकी मर्जी है, आप दो से करें, आप एक से करें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये आपने कर लिया, उसके बाद आप टू से टू कैंसिल कर दें। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करें, लैम्डा इक्वल्स टू, अगेन v है मल्टीप्लाई बाय t, के बारे में आपको पता है कि t यानी पीरियड इज इक्वल टू 1/f। सो आप यहाँ पे 1/f कर दीजिए, और उसके बाद सबसे आखिर में v इज इक्वल टू क्या करेंगे आप, f लैम्डा करेंगे। क्लियर है? आ रही बात समझ में? तो ये क्वेश्चन आपकी ये ड्राइव हो गई है। क्लियर? इसमें दो मार्क्स हैं, तो एक नंबर आपको वेवलेंथ के बारे में रिप्रेजेंटेशन पे, यानी वेवलेंथ की आप चाहे तो डेफिनेशन लिख दें वो बताने में, दूसरा फ्रीक्वेंसी, या अगर आप पीरियड के बारे में बताते हैं, ठीक है, आप उससे भी चल सकते हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो फ्रीक्वेंसी से चलना चाह रहे हैं। अच्छा, मैं अगर मार्क स्कीम की बात करूं तो मार्क स्कीम में फ्रीक्वेंसी मेंशन है। आप फ्रीक्वेंसी से चलना चाह रहे हैं वो भी ठीक है, आप पीरियड से चलना चाह रहे हैं वो भी ठीक है, वो गलत नहीं है। ठीक है, आप पीरियड से भी चल सकते हैं, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। क्लियर है? आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, अ सोर्स ऑफ साउंड वेव ऑफ द फ्रीक्वेंसी 236 हर्ट्ज। ठीक है, सोर्स ऑफ द साउंड वेव, उसकी फ्रीक्वेंसी 236 हर्ट्ज है, उसकी फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, ये फ्रीक्वेंसी वो जो वो एमिट कर रहा है, इसको आप एफ एफ कर दीजिए, सिंपल। इस ट्रेवलिंग एट अ कांस्टेंट इस वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से सोर्स ट्रेवल कर रही है, वीएच उसकी वेलोसिटी है। Stationary observer has a microphone connected to the cathode oscilloscope. The microphone detects the sound wave as the source moves directly towards the observer. सोर्स डायरेक्टली ऑब्जर्वर को अप्रोच कर रही है, करीब आ रही है। डॉपलर इफेक्ट कहीं ना कहीं से आता हुआ नजर आ रहा है। द टाइम बेस ऑन द सीआरओ इज 1 मिली सेकेंड पर डिवीजन। टाइम बेस वो सेटिंग होती है जो हॉरिजॉन्टली जो है, ये वन डिवीजन की जो सेटिंग होती है इसको टाइम बेस कहते हैं। ये 1 मिली सेकेंड है पर डिवीजन। ठीक है, वो कह रहा है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव डिटेक्टेड बाय द माइक्रोफोन। फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करनी तो पहले पीरियड बताओ। सो भाई, फ्रीक्वेंसी निकालने से पहले पहले पीरियड बताना पड़ेगा। ठीक है, और पहले पीरियड कैसे निकालोगे? सो भाई, यहां से लेकर यहां तक वन कंप्लीट साइकिल है। ठीक है, वन कंप्लीट साइकिल का जो टाइम है ये पीरियड कहलाता है। तो कैसे निकालोगे? ये 1 मिली सेकेंड है, 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 टोटल 4 मिली सेकेंड। सो पीरियड जो है वो 1 मिली सेकेंड पर डिवीजन मल्टीप्लाई बाई 4 डिवीजन। ये 1 2 3 एंड 4 चार डिवीजन है, मल्टीप्लाई कर दो। जब तुम मल्टीप्लाई करोगे, जब मल्टीप्लाई करोगे, सो मल्टीप्लाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में देखो, डिवीजन से डिवीजन कैंसिल, सो तुम्हारे पास आ जाएगा 4 मिली सेकेंड, ये पीरियड आ जाएगा। अब यहीं से जब तुम फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो 1/4 है, और 4 के साथ मिली है, तो मिली के लिए 10⁻³ लिख दोगे। ठीक है, सेकेंड। सही है। सो अब ये फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 10⁻³ ऊपर चला जाएगा, तो 1000/4 हो जाएगा। 1000/4 का मतलब 500/2, यानी 250/1, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज आ जाएगी। जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, ठीक है, जिसकी बात हो रही है, जो सुन रहा है वो 250 हर्ट्ज सुन रहा है, और वो जो एमिट कर रहा है वो 236 हर्ट्ज कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है डॉपलर इफेक्ट है, और ये जो सोर्स है वो अप्रोच कर रही है स्टेशनरी ऑब्जर्वर को, तभी तो आते हुए जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज हो रही है। दिस इज द एपरेंट या ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, जो कि 2 फ्रीक्वेंसी उसने पूछी थी, हमने फ्रीक्वेंसी यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, तो मैं यहाँ से उठाकर यहाँ पे इसको लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ पे इसको लिख देता हूँ।
ठीक है, यहाँ से उठाकर इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, ये है 250 हर्ट्ज। क्लियर? तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई 250 हर्ट्ज। हर्ट्ज पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। टू सिग्निफिकेंट फिगर में डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर। सो डॉपलर्स इफेक्ट अप्रोच कर रहा है तो फार्मूला डॉपलर्स का लगाइए, F इज इक्वल टू V अपॉन V माइनस VS। क्योंकि अप्रोच कर रहा है तो नीचे सब्ट्रैक्शन होगी, जाहिर सी बात है अपरेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज होगी। सो ये ऑब्जर्व है, ये एक्चुअल है। सो V कितनी हो जाएगी, V आपको पता नहीं है, जाहिर है कि वो आपने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, V क्या स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है। सो ये V माइनस VS की वैल्यू क्या है। और एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको एक तरफ कर लेते हैं, V की वैल्यू की तरफ कर लेते हैं। सो देखिए, सबसे पहले तो इस पूरे फैक्टर को यहाँ ले जाते हैं, फिर वैल्यूज पुट करा देंगे। ठीक है, सो एफ नॉट इंटू वी माइनस वी एस इक्वल टू वी एफ। क्लियर? अब जरा हमने किसको v को सेपरेट करना है। ठीक है, सो एक काम करते हैं, ठीक है, यहाँ से वी एफ नॉट माइनस वी एस और एफ नॉट इक्वल टू वी एफ एक तरफ कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये v वाली चीज है, टर्म है, इसको यहाँ ले आओ और वी एस वाली को उधर ले जाओ। सो वी एफ नॉट माइनस का वी एफ इक्वल टू वी एस एफ नॉट। क्लियर? अब v इसमें से कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेंगे, सब कॉमन लेंगे तो आपके पास v आ जाएगा, ये एफ नॉट माइनस का f हो जाएगा, यहाँ पे वी एस और एफ नॉट आ जाएगा। यहाँ से v को एक तरफ कर लें तो वी एस डिवाइडेड बाई एफ नॉट माइनस एफ मल्टीप्लाई बाई एफ नॉट। क्लियर? अब वैल्यू पुट करें, सो वी एस की वैल्यू कितनी है, सोर्स की वैल्यू, सोर्स की वैल्यू दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड, सोर्स दी हुई है 20 डिवाइडेड बाई एफ नॉट, यानी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी 250 थी, और जो यानी एपरेंट जिसे कहते हैं, और ये एक्चुअल जो थी वो 236 थी। एक्चुअल देख लीजिए 236 थी, मल्टीप्लाई बाई एफ नॉट। एफ नॉट क्या थी वो, अब जाहिर सी बात है ऑब्जर्व की 250 से मल्टीप्लाई करते हैं। जी अब आंसर बताएं क्या आ रहा है। 20 डिवाइडेड बाई 250 माइनस, अरे यार, 20 डिवाइडेड बाई 250 माइनस 236 मल्टीप्लाई बाई 250। सो ये वैल्यू आपकी बन रही है तकरीबन 357.14। ठीक है, ये वैल्यू बन रही है 357.14। सो ये राउंड ऑफ करके 360 हो जाएगा। ठीक है, 360 राउंड ऑफ करके ये ऑलमोस्ट 360 के करीब वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? तो ये 360 आ जाएगी टू सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर। क्लियर? ठीक है, a nichrome wire x of the length 45 centimeter cross sectional area 4.7 exponent negative 7 meter square is connected into, ठीक है, इनटू द सर्किट। ये नाइक्रोम वायर है, उसका एरिया दिया हुआ है क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी उसके ये सर्कुलर एरिया, ये इसका इसका ऐसे जो सर्किल है इसका दिया हुआ है क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्लियर? अच्छा जी, द डिस्टेंस ऑफ द वायर इज, ये गिवन है, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो ईएमएफ है सेल की 1.3 है, इंटरनल डिस्टेंस को इग्नोर किया गया है। कैलकुलेट द करंट, सो करंट इक्वल्स टू V अपॉन R या ईएमएफ अपॉन R। सो ये 1.3 डिवाइडेड बाई 1.1 कर लें, सो 1.3 डिवाइड बाई 1.1 करें, सो 1.8 आता है, जिसको आप राउंड ऑफ करके 1.2 एम्पियर में टू सिग्निफिकेंट फिगर में आप लिख रहे हैं। ठीक है, तो क्या रहेगा, द नंबर डेंसिटी ऑफ द चार्ज कैरियर यानी इलेक्ट्रॉन इन नाइक्रोम इज इतना, ये n की वैल्यू है। वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, तो एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी I इक्वल्स टू VENA, I इज इक्वल्स टू वीना बाजी। सो वहां से आप V तो एक तरफ कर लीजिए, सो I अपॉन ENA हो जाएगा। सो I कितना है 1.2 डिवाइडेड बाई E, यानी
ई है क्या? ई बेसिकली इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। सो इलेक्ट्रॉन के चार्ज की अगर हम बात करें, सो इलेक्ट्रॉन के चार्ज की अगर मैं बात करूं तो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और n की वैल्यू है 8.5 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब। ठीक है, और आखिर में एरिया है तो वो कितना है? 4.7 एक्सपोनेंट नेगेटिव 7, 4.7 एक्सपोनेंट नेगेटिव 7। क्लियर है? वही वैल्यू आ रही है 1.877 एक्सपोनेंट नेगेटिव 4, राउंड ऑफ करें तो 1.9, टू सिग्निफिकेंट फिगर एक्सपोनेंट नेगेटिव 4 मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गई बात? ठीक है, सो ये टू सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर आ गया। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी। सो रेजिस्टिविटी आपने को निकालनी है तो देखिए पहले तो फॉर्मूला आपके पास होता है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन एरिया। रीअरेंज करें, रीअरेंज करेंगे तो आर ए अपॉन एल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से अरेंजमेंट हो गई। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कराएं। सो अब रेजिस्टिविटी अपनी जगह पे जिससे निकालनी है आपने, और ये कितना है? 1.1 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, कितनी ओम की रेजिस्टेंस है? 1.1। आर की वैल्यू की गिवन है, लेंथ कितनी गिवन है? 45 सेंटीमीटर। ठीक है, सो लेंथ 45 है तो 0.45 कर दीजिए। ठीक है, नीचे जो है वो, अच्छा लेंथ है हमें तो नीचे लिखनी पड़ेगी, सॉरी, लेंथ हम नीचे लिखेंगे। क्रॉस सेक्शनल एरिया आई थिंक कितना है? 4.7, 4.7 एक्सपोनेंट नेगेटिव 7। सो 4.7 एक्सपोनेंट नेगेटिव 7 सॉल्व करते हैं। 1.1 इंटू 4.7 एक्सपोनेंट नेगेटिव 7 डिवाइडेड बाई 0.45, तो ये हो जाएगा 1.148 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
-6, ठीक है, -6 ओम मीटर। अब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो जाहिर सी बात है ये 1.1 पे राउंड ऑफ होगा इनटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। क्लियर है? सो ये 1.1 पे राउंड ऑफ होगा जो कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। मैं डायरेक्ट नहीं लिखता, मैं पहले स्टेप में लिखता हूँ एक्चुअल आंसर्स के बाद आगे जाता हूँ। वायर वाई इज आइडेंटिकल टू वायर एक्स। वायर एक्स इज वायर एक्स वायर एक्स की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि वायर वाई इज आइडेंटिकल टू वायर एक्स। वायर वाई इज एडेड टू द सर्किट इन पैरेलल with wire x as shown in figure 6.2. State and explain the effect if any of this change on। वो कह रहा है कि इसमें अगर कोई चेंज है तो उसका इफेक्ट आप बताइए। कह रहा है कि द रीडिंग ऑन एमीटर, ठीक है, रीडिंग ऑन एमीटर बताइए आपने किया क्या, जरा समझिएगा, आप फिर से समझिए। वायर y is identical to wire x, wire y is added to the circuit in parallel with wire x as shown in figure 6.2। पहले x मौजूद था, वायर y को भी आपने घुसा दिया। पहले क्या था? पहले x था ना, अब वायर y को भी पैरेलल में लगा दिया। जैसे ही आप पैरेलल में लगाएंगे, देखिए समझिए, इसकी जो नीड थी ना वायर x की, वो कितनी नीड थी? इसमें करंट कितना था? इसमें करंट देखिए कितना था, करंट था 1.2 एम्पियर, ठीक है। सो इसमें करंट था 1.2 एम्पियर। अब भाई मसला ये, जिस तरह की इसकी रेजिस्टेंस थी, इसकी नीड 1.2 एम्पियर की थी, आपने एक और लगा दिया तो इसकी नीड भी 1.2 एम्पियर की है। अब सवाल है ये आएगा कहां से एक्स्ट्रा 1.2 एम्पियर करंट? इतनी रेजिस्टेंस पे एक्स्ट्रा 1.2 कहां से आएगा? तो पीछे से सर्किट से करंट ज्यादा पुल होगा, ज्यादा खींचेगा। ज्यादा क्यों खींचेगा, क्या रीजन है? क्योंकि जब आपने पैरेलल में एक के बजाय दो रजिस्टर लगा दिए, तो दो रजिस्टर लगाने से आपको पता है पैरेलल में जो रेजिस्टेंस लगाई जाती है, अगर ये R1 है, ये R2 है, तो अगर आप रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो 1/R1 प्लस 1/R2 होगा। सो पैरेलल में रेजिस्टेंस RE की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। सो यहाँ इन दोनों की मिला के जब रेजिस्टेंस R की वैल्यू, इक्विवेलेंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, तो डिक्रीज होने से ये होगा सर्किट से करंट ज्यादा पुल होगा, ज्यादा खींचेगा। सर्किट से ज्यादा करंट पुल होगा, ज्यादा खींचेगा। उसके बदले सर्किट में या बैटरी में क्या होगा, वो एक अलग कहानी है। वहां टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन जाहिर है अभी इन्होंने इंटरनल रेजिस्टेंस की कोई बात ही नहीं की, ठीक है, तो हम उस पर बात ही नहीं कर रहे, छोड़ दें उसको। पीछे बैटरी में क्या है उसकी बात ही नहीं कर रहे। सिर्फ ये मैं कह रहा हूं जो समझिए कि चूंकि दो रजिस्टर इन्होंने पैरेलल में लगाए हैं, तो इनके लगाने की वजह से इसको R1 कर लीजिए, ये R2 हो जाएगा। दो रजिस्टर लगाने से जो कंबाइन
वैल्यू है रेजिस्टेंस की वो सर्किट की डिक्रीज हो जाएगी। तो यानी कि यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी, जिससे सर्किट में ज्यादा करंट जो है वो पुल होगा, करंट ज्यादा खींचेगा, ज्यादा बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि करंट इंक्रीज हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ठीक है, ड्यू टू डिक्रीज इन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, the current will be the current will be increased। ठीक है, तो रीडिंग क्या हो जाएगी उसकी, ठीक है, रीडिंग उसकी इंक्रीज हो जाएगी। Hence reading increases. What about the average drift speed of the charge carrier? तो एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा भाई? ड्रिफ्ट स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि करंट सेम है, आपको पता है I इक्वल टू वी ई एन ए। तो V करंट पे डिपेंडेंट है, तो करंट तो चेंज नहीं हो रहा, दोनों की रीडिंग, दोनों की जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही है। सो एज द करंट in both the wires are same, hence no change in drift speed is observed या will be observed। क्लियर है? नेक्स्ट चलें आगे। नाइट्रोजन 12 is an unstable isotope of nitrogen that decays by the emission of radiation to carbon 12। ठीक है, नाइट्रोजन से कार्बन में डिके हो रहा है। अब जाहिर सी बात है, वो कह रहा है कि डिके हो रहा है कि कंप्लीट द फुल न्यूक्लियर इक्वेशन फॉर द डिके इंक्लूडिंग ऑल द पार्टिकल्स इन्वॉल्व। सो जब नाइट्रोजन से आप कार्बन बना रहे हैं, ठीक है, तो फैक्ट ये है कि राइट साइड पे देखिए, यहाँ पर प्रोटॉन नंबर 6, यहाँ पर 7, इसका मतलब एक प्रोटॉन कम हो गया। तो वो जो चार्ज है वो गया कहाँ? तो वो इमिट करेगा बीटा पॉजिटिव। आ रही बात समझ में? वो इमिट करेगा बीटा पॉजिटिव, बीटा नेगेटिव नहीं कर सकते, ठीक है, बीटा पॉजिटिव ही इमिट करेगा। जरा सही से बना दूं तो बीटा पॉजिटिव इमिट करेगा। क्लियर है भाई? आ रही बात समझ में? सो दैट विल इमिट बीटा पॉजिटिव। कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बताना, नहीं समझ आया तो बताना। चार्ज लाजमी लगाओ। इसके साथ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो आएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो आएगा, ठीक है। अक्सर लोग इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो बना देते हैं, नहीं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो आएगा। असल में ये लेप्टॉन नंबर्स की बैलेंसिंग होती है, जो कि इंटरनेशनल एडवांस लेवल एडेक्सिल के अंदर मौजूद है। उसमें यूनिट नंबर 4 में पार्टिकल फिजिक्स के अंदर ये मौजूद है, लेकिन आपके यहाँ ये मौजूद नहीं है। तो ये सिम एडेक्सिल के अंदर मौजूद है, जो लेप्टॉन नंबर्स की बैलेंसिंग होती है। तो वहां से हमें समझ में आता है कि जनाब यहाँ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो क्यों बनेगा, इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो क्यों नहीं बनेगा। ठीक है, ये क्यों का जवाब वहां पर मिलता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये बैलेंस हो गई इक्वेशन। ठीक है, अब आप देखें इसमें क्या क्या है। इसमें बीटा प्लस शोन करना है, इक्वेशन शो करनी है, मतलब इक्वेशन तो शो कर ही रहे हैं, बीटा प्लस शो करना है, न्यूट्रिनो शो करना है और प्रॉपर सिंबल शो करना है। आई रिपीट, बीटा पॉजिटिव शो करना है, बीटा पॉजिटिव के साथ साथ न्यूट्रिनो को शो करना है और प्रॉपर सिंबल शो करना है। तो इस पे 3 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि हाइड्रोजन इज एन आइसोटोप, ये 1 1, ये प्रोटियम है, दिस इज कॉल्ड प्रोटियम। हाइड्रोजन का आइसोटोप इज एन आइसोटोप, ठीक है, एन एटम ऑफ हाइड्रोजन 1 कंप्राइजेस अ प्रोटॉन विद एन ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक प्रोटॉन है, उसके गिद इलेक्ट्रॉन है। एन एंटी पार्टिकल इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन 1, यानी हाइड्रोजन का, यानी भी समझो कि एंटी पार्टिकल, वो कंप्राइजेस ऑफ एन एंटी प्रोटॉन विद एन ऑर्बिटिंग पॉजिट्रॉन, के बीच में जो है, जो उसका न्यूक्लियस है बेसिकली, उसमें एक एंटी प्रोटॉन होगा। अभी एंटी प्रोटॉन का क्या मतलब है? ये एंटी प्रोटॉन है, जाहिर, उसमें मैंने बार लगा दिया, उस पे प्रोटॉन, उस पे चार्ज जो है वो नेगेटिव होगा, और साइड में जो रोटेट कर रहा होगा, जाहिर है वो इलेक्ट्रॉन नहीं, वो पॉजिट्रॉन होगा। ठीक है, इस तरह से कहानी होगी। ठीक है, आ रही बात समझ में? वो कह रहा है कि स्टेट द चार्ज ऑन द पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन के बारे में फाइनमैन की थ्योरी है कि दैट मूव्स बैकवर्ड इन टाइम।
मैथमेटिकली दैट मूव्स इन बैकवर्ड टाइम। और उस पर मैंने पहले भी बताया था, आप लोग को दोबारा बता दूं कि एक मूवी है टेनेट के नाम से, 2020 में आई थी, क्रिस्टोफर नॉलन की मूवी थी। और बहुत जबरदस्त मूवी है। इस पे पॉजिट्रॉन टाइम में बैकवर्ड ट्रेवल कैसे करता है, तो उसको उसने मूवी के सूरत में उसने दिखाया था। तो आप वो मूवी जाके लाजमी देखिएगा, टेनेट के नाम से, TENET, टेनेट। क्लियर? सो स्टेट द चार्ज ऑन द पॉजिट्रॉन इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। सो पॉजिट्रॉन पे चार्ज होगा वो +1 E होगा। सो पॉजिट्रॉन पे जो चार्ज होगा वो +1 E होगा। ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का जाहिर है वो +1 होगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप सिंपल, अच्छा E तो लिखा हुआ है, सॉरी मैंने देखा नहीं था। सही है। State the group classes of fundamental particles to which positron belongs. So these belongs to leptons. Clear? अब वो क्या कह रहा है कि in table 7.1 state the flavor and charge of 3 anti-quarks that comprises the antiproton. तो देखो प्रोटॉन के अंदर तो एक बात फैक्ट है कि 2 अप क्वार्क एक डाउन क्वार्क होता है। इन दोनों का चार्ज +2/3 +2/3 और इसका -1/3। तो एंटी प्रोटॉन में बिल्कुल उलट हो जाएगा, सबके चार्जेस सेम हो जाएंगे। यानी फ्लेवर क्या होगा, एंटी प्रोटॉन। तो क्वार्क का भी जो है वो एंटी क्वार्क होगा, इधर भी क्वार्क का एंटी, मतलब एंटी अप क्वार्क होगा, दोनों का एंटी अप क्वार्क होगा। यानी प्रोटॉन में अप अप और एक डाउन होता है ना, तो एंटी क्वार्क के अंदर, एंटी प्रोटॉन के अंदर, देखो फिर से सुनो, प्रोटॉन में 2 अप क्वार्क और एक डाउन होते हैं ना, तो एंटी प्रोटॉन में क्या होगा कि 2 एंटी अप होंगे और एक एंटी डाउन होगा। और इनके चार्जेस भी बिल्कुल उनके उनके जो चार्जेस हैं वो डिफर कर जाएंगे। कैसे? माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ठीक है? अच्छा, ये आप आ जाएगा डी, ये भी एंटी डाउन होगा। अब क्या होगा, इसका चार्ज +2/3 था तो इसका -2/3, इसका भी +2/3 था, जाहिर है इसका भी -2/3 हो जाएगा। डाउन का देखो क्या था, -1/3 था, तो अब ये प्लस का 1/3 जो है वो चार्ज हो जाएगा। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, सी यू ऑफ, अल्लाह हाफिज।